क्षेत्रफल लग रहा। आपको अपने पास समेटता है। बाद अमेरिका का नंबर आता है, उससे थोड़ा सा कम। इसके बाद कनाडा, उससे थोड़ा सा कम। इसके बाद ब्राजील, फिर ऑस्ट्रेलिया और मैं भारत। यानी भौगोलिक दृष्टि से दुनिया के अंदर हम 7वें स्थान पर। लेकिन कृषि योग्य भूमि की दृष्टि से अगर आप देखेंगे, कृषि योग्य भूमि की दृष्टि से अगर आप देखेंगे तो दुनिया के अंदर भारत एक ऐसा देश है जिस देश में जो कुल भौगोलिक क्षेत्र है उसका 60% भूभाग ऐसा है जिसमें अच्छी खेती हो सकती है, हॉर्टिकल्चर हो सकता है और मानव सभ्यता और संस्कृति के लिए बसने के लिए उत्तम परिस्थिति मौजूद है। जबकि दुनिया के अंदर बाकी जितने भी देश हैं उनके टोटल क्षेत्रफल का कुल 20% भूभाग ही ऐसा है जिसमें वे खेती बाड़ी कर सकते हैं, मानवीय सभ्यता बच सकती है। तो भारत इस देश से दुनिया के अंदर सबसे सौभाग्यशाली है। दूसरा, दुनिया के अंदर सबसे उर्वरा भूमि भी भारत रखता है। अगर आप देखें कि उर्वरा भूमि की दृष्टि से अमेरिका हो सकता है कि भारत की तुलना में काफी बड़ा हो, भौगोलिक दृष्टि से बड़ा हो, लेकिन कृषि योग्य दृष्टि से अगर आप देखेंगे तो उसमें और भारत में लगभग बराबर बराबर हम खेती बाड़ी योग्य भूमि दोनों के पास है। हमसे कई गुना बड़ा है क्षेत्रफल के दृष्टि से, भौगोलिक दृष्टि से। रूस भी बहुत बड़ा है, लेकिन खेती योग्य भूमि का भारत के समकक्ष रखता है, भारत से ज्यादा नहीं रखता। चीन पीछे है, रूस पीछे है, ऑस्ट्रेलिया और पीछे है, और भी पीछे है। यहां पे खेती बाड़ी योग्य उत्तम भूमि थी, अच्छे संसाधन थे, प्रकृति और परमात्मा की कृपा थी, तो मानवीय सभ्यता भी यहां पे फली फूली आगे बढ़ी, खूब विकसित हुई। हर क्षेत्र में भारत ने खूब प्रगति की। कहते हैं 11वीं सदी में भारत की आबादी 60 करोड़ थी। 60 करोड़ की पॉपुलेशन भारत के अंदर रह रही थी। बाद में विदेशी आक्रांताओं ने, प्रकार के हमलों ने, फिर यहां पर आबादी जो भी थी भारत के अंदर, ये केवल कृषि पर निर्भर नहीं थी। कृषि के साथ साथ लघु और कुटीर उद्योगों का भी एक बहुत अच्छा तंत्र के अंदर मौजूद था, बहुत अच्छा तंत्र मौजूद था। ये दोनों मिलाकर के दुनिया को भारत की आर्थिक गतिविधियों के एक महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में विकसित करते थे। चंद्रगुप्त मौर्य के समय ग्लोबल इकोनॉमी में भारत की हिस्सेदारी 40% थी। 11वीं सदी तक आते आते ये घटकर के 30% तक पहुंचा और आज से 300 वर्ष पहले आप सदी में पहुंचते हैं, भारत की हिस्सेदारी घट करके 25 पहुंची।
1947 आते आते ब्रिटिश कालखंड के अंदर तो भारत लघु और कुटीर उद्योगों को पूरी तरह बंद करवा दिया गया। भारत के अंदर होने परंपरागत खेती, जिसको आप प्राकृतिक खेती कह सकते हैं, केमिकल, फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड की कोई आवश्यकता नहीं थी। लोगों के पास उत्तम पशुधन था, माध्यम से जो लोग खेती बाड़ी करते थे, साथ साथ आधी से कम पे निर्भर थी, शेष अन्य लोग अन्य प्रोडक्शन के कार्यों के साथ जुड़े हुए थे, लघु उद्योगों के साथ जुड़े हुए थे। परिणाम क्या था? भारत धन धान्य से पूर्ण था। ब्रिटिशर ने खेती में फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड भारत के अंदर भेजा। एक बार, दो बार रिजल्ट उसके अच्छे आए, लेकिन बाद में भारत की खेती बाड़ी को भी चौपट करना शुरू किया। उसका लघु और कुटीर उद्योगों को लूट करके लेके गए। कहते हैं ब्रिटिशर भारत से $32 ट्रिलियन की बराबर का सोना देश से लूट करके लेके गए हैं। ये रास्ता क्या होती है, कैसे उन्होंने भाग करके अपने आप को समृद्ध किया है, ये उसका नमूना है, और उद्योग धंधों समाप्त किया। कौन नहीं जानता भारत टेक्सटाइल का भी हब था। भारत के अंदर वह सब कुछ था जो दुनिया को चाहिए था, दुनिया के पास नहीं था। दुनिया विश्वविद्यालय भी भारत ने दिया था। तक्षशिला उसका केंद्र था। तक्ष महाराज भरत के पुत्र थे, भगवान राम के अनुज पुत्र, उनके नाम पर वहीं पर दुनिया का पहला व्याकरण पाणिनि का जन्म भी हुआ। ये वही तक्षशिला विश्वविद्यालय ने इनोवेशन के लिए, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए जिसने दुनिया की छाप छोड़ी थी। वहीं पे चरक हुए जो दुनिया का पहला चिकित्सक, आयुर्वेद ग्रंथों की रचयिता जिन्होंने रचे थे, इसी विषय रचे थे। यही विश्वविद्यालय है जिसने दुनिया को पहला मेडिकल का सर्जन सुश्रुत के नाम पर दिया था। आयुर्वेद के उनके ग्रंथ इसी विश्वविद्यालय में रचे गए थे। और इसी विश्वविद्यालय में जीवक नाम का एक वैद्य भी था, राजवैद्य जिन्हें कहते हैं। औषधि विज्ञान के क्षेत्र में कहते हैं कि उनकी कोई सानी नहीं। उनके बारे में कहते हैं जीवक को अपना अध्ययन पूरा करके वापस आना पड़ा, तो अपने आचार्य के पास जाते हैं, कहते हैं कि मैं अपने देश वापस आता हूं, मुझे बहुत वर्ष हो गए हैं, मैंने अपना अध्ययन पूरा। तो उनके आचार्य ने कहा कि तुम्हारी परीक्षा ले लो। उन्होंने कहा मैं ही तो अनुमति चाहता हूं, अनुमति मिले तो मैं फिर अपना आगे की व्यवस्था का संचालन करूं। उन्होंने कहा ठीक है, बताओ इस सामने जो जंगल है, इस जंगल में जाओ और कौन सी ऐसी वनस्पति है जिसमें औषधीय गुण न हो। कहते हैं जीवक तक्षशिला के आसपास के जंगलों का छान फांकते हैं, एक एक जगह जाते हैं, जंगलों में 15 दिनों तक व्यतीत करते हैं, और 15 दिनों के बाद जब वापस आते हैं, उन्होंने अपने आचार्य के सामने विनम्रता के साथ कहा कि ना मूलो अनौषध है, यानी कोई भी वनस्पति जिसमें औषधीय गुण न हो। तो यही बात आचार्य ने उनसे कही, अक्षरम नास्ति, नास्ति मूलो अनौषध है, अयोग्यो पुरुषो नास्ति योजकः तत्र दुर्लभ। यानी कोई
मंत्र अक्सर ऐसा नहीं जिसमें मंत्र बनने ना हो, कोई वनस्पति ऐसी नहीं जिसमें गुण न हो, और कोई मनुष्य अयोग्य नहीं। अगर है इसका मतलब कोई योजक नहीं है, और ये योजक नहीं है, यही हम कह रहे थे। जब बेभ्रष्ट लोगों के हाथों में सत्ता आएगी, उस सत्ता का शोषण और दोहन से करेंगे, जैसे उत्तर प्रदेश के सामने पहचान का संकट खड़ा हुआ था। जाति के नाम पर भड़काते हैं भावनाओं को, परिवार के नाम पर देते हैं। इन्हीं के लिए हम लोगों ने बोला था, इन्हीं ये लोग उन परजीवी की तरह हैं जो नारों से समाज को गुमराह करते हैं। भारत जो प्रकृति और परमात्मा की असीम कृपा का, जब 1947 में यह देश स्वतंत्र होता है तो दुनिया की अर्थव्यवस्था में का कभी हिस्सेदारी 40% हुआ करती थी, 2% तक सीमित रहे, मात्र 2%। आगे की यात्रा आपके सामने आपने देखी होगी। पिछले वर्षों में आपने बदलते हुए भारत को देखा। भारत 2014 में 11वीं अर्थव्यवस्था तक सीमित रह गया था। आज दुनिया की 4थी अर्थव्यवस्था है, और इस वित्तीय वर्ष के अंत में भारत दुनिया की 3री बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में अपने आप को प्रस्तुत। पर कैपिटा इनकम बढ़ी है, अंदर सबसे अधिक आर्थिक विकास के साथ भारत बढ़ रहा है। जब भारत आगे बढ़ रहा है तो भारत की सबसे बड़ी आबादी का राज्य आंखें मूंद करके चुपचाप नहीं बैठ सकता। उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता की भी अपेक्षाएं हैं, उनकी